हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 8th ऑफ फेब से लेकर आपके पास 14th फेब तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली होगी और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज रहेंगे वो आप यहाँ पर आंसर देंगे यूट्यूब पे। और आगे हम शुरू करते हैं इसके बाद का पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने पास, जिसका नाम क्या आता है, अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, तो जो भी इसके साथ स्टैटिक बनेगा वो भी जोड़ेंगे और जो करंट अफेयर इसके साथ ऐड होता है या करंट अफेयर क्या कहना चाहता है इसके बारे में पूरी की पूरी बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ा है तो पिछले ही हफ्ते रोमानिया फिर से क्या रहा था, हमारे पास न्यूज़ में रहा था। अगर आपने गौर करा होगा तो पिछले ही हफ्ते रोमानिया हमारे पास न्यूज़ में रहा था। पढ़ेंगे क्यों न्यूज़ में रहा था, उसके साथ भी फैक्ट जोड़ते हैं और पूरी बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है बच्चे यहाँ पर इली बोलोजन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। रोमानिया से रोमांस याद कर लो, रोमांस याद कर लो और रोमांस से याद रख लो बोलोजान। ठीक है, तो बोलोजान कहाँ, तो बोलोजान रोमांस या रोमानिया, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, कहता है हैज बीन अपॉइंटेड एज रोमानियाज इंटरिम प्रेसिडेंट। अब गौर करना बच्चे, इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। एक्चुअली में मई में यहाँ पर इलेक्शन होंगे अभी, और मई में जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा कि परमानेंट बंदा कौन बनेगा, पर अभी तक कौन है यहाँ पर, इंटरिम चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला कहता है इसके बाद का, फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ, तो किसने रिजाइन दे दिया है, क्लॉस ने, ऑन फरवरी 12 2025 अहेड ऑफ अ प्लान्ड इम्पीचमेंट वोट लेड बाय अ फार राइट पार्टीज विच कंट्रोल 35% ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स। तो ये एक्चुअली में वहां की कोई लड़ाई है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये, अब इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। देखिए क्या सीन था एक्चुअली में, दिसंबर 2024 में क्या होने वाले थे बच्चे, इलेक्शन होने वाले थे। पर क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा चल रहा था और पूरी की पूरी कहानी का तख्ता पलट हो रहा था कहाँ पर, रोमानिया में। ठीक है, और बार बार कौन इंटरफेयर कर रहा था यहाँ पे, तो रशिया बार बार क्या कर रहा था, इंटरफेरेंस भी कर रहा था और साथ ही साथ यहाँ पर एलिगेशंस भी लगाए जा रहे थे इन लोगों के ऊपर। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर क्या किया गया, इन व्यक्ति ने क्या कर दिया, मतलब जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दे दिया और अब कौन बने हैं वहां पे, इंटरिम। तो आप याद रखेंगे बोलोजन करके, आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, कहता है यहाँ पर ये जो क्लॉस है ये कब से रोमानिया के प्रेसिडेंट थे, 2014 से, और अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल टर्मोइल। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि पॉलिटिकल टर्मोइल ज्यादा करके किसके कारण है, तो रशिया के कारण है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, कहता है सेनेट स्पीकर, मतलब ये पहले क्या रहे होंगे, पहले वहां पे स्पीकर रहे होंगे। सेनेट को आप अपर हाउस भी कह सकते हैं। तो जो सेनेट है रोमानिया का, उसके कौन थे, ये स्पीकर थे। और अब ये क्या बनेंगे बच्चे, तो आप याद रखेंगे अब ये बनेंगे क्या हमारे पास, इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, अगला रोमानिया की कैपिटल क्या आती है, तो आप याद रखेंगे बुचारेस्ट, और करेंसी क्या आती है, ल्यू। तो ये आप यहाँ पर इसके साथ क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ के बनने वाला सारा का सारा फैक्ट देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए बेटा, रोमानिया से सबसे पहला फैक्ट क्या बनेगा आपके पास, तो आप ध्यान रखेंगे रोमानिया कहां पर आता है, तो रोमानिया ब्लैक सी के पास आता है। कौन से सी के पास आता है बच्चे, ब्लैक सी, आप याद रखेंगे। और यूरोप के कौन से हिस्से में आता है, तो साउथ ईस्टर्न यूरोप में हमें ये कंट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप पहला याद रखेंगे कि कौन से सी के पास आती है, तो ब्लैक सी आपने याद रखना है। और इसके साथ आप याद रखेंगे यूरोप के कौन से हिस्से में आती है, तो साउथ ईस्टर्न हिस्से में ये आती है। ठीक है, उसके अलावा किस किस के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है कंट्री, तो आप याद रखेंगे एक आएगा आपके पास बुल्गारिया, लिख लेंगे आप यहाँ पे बुल्गारिया। उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे यूक्रेन, उसके अलावा मोल्दोवो। ठीक है, मोल्दोवो, ये वैसे मोल्दोवा इसका नाम है, आप याद रखेंगे मोल्दोवो आ गया। उसके अलावा हंगरी और साइबेरिया, ठीक है, इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है ये कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री, तो आप याद रखेंगे रोमानिया, ये आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चे रोमानिया की, मैंने थोड़ा सा भी एक चीज़ गलत बोली आपको, मैंने कहा कि पिछले हफ्ते में नहीं, जनवरी के पहले करंट अफेयर में ये कंट्री न्यूज़ में थी। ठीक है, जनवरी के पहले हफ्ते में करंट अफेयर में थी ये। ठीक है, अब सुनो बच्चा, ये जो रोमानिया है वो किस जोन में आती है, तो आप याद रखेंगे शेंगेन जोन में आती है। किस में आती है बच्चे, ये शेंगेन जोन में आती है। और अगर आपको
आपको करंट अफेयर याद होंगे तो मैंने आपको बताया था शेंगन जोन की जब भी हम बात करते हैं बेटा, ये एक ऐसा बॉर्डर फ्री एरिया है। कौन सा एरिया है आपके पास? तो आप इसे क्या लिखते हैं? आप इसे बॉर्डर फ्री एरिया कहते हैं। और बॉर्डर फ्री एरिया कहाँ का है ये? तो ये बॉर्डर फ्री एरिया है कहाँ का? यूरोपियन कंट्रीज का कह सकते हैं या यूरोप का, जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, जिसमें अलाउ किया जाता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्या क्या फ्री मूव हो सकता है यहाँ पे? तो फ्री मूवमेंट ऑफ, क्या क्या फ्री मूवमेंट हो सकती है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे गुड्स की याद रखना है आपने, उसके अलावा पीपल की और एक्सेट्रा, इन सब की चीज़ों की क्या की जा सकती है? आराम से एक एरिया से दूसरे एरिया पे इनको ले जाया जा सकता है, ठीक है। और इसी शेंगन जोन को आप क्या कह सकते हैं? इसी को हम पासपोर्ट फ्री एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? पासपोर्ट फ्री एरिया ऑफ यूरोप के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन बोला मैंने आपको? जो मैंने आपको बोला करंट अफेयर था हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों में, तो वो ये था बच्चे कि रोमानिया की जब आप बात करते हैं और आप बात करते हैं बुल्गारिया, अभी आपने ऊपर लिखा था यहाँ पे बुल्गारिया, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी 2025 में ही जनवरी में ही किसको ज्वाइन करा है बच्चे? तो इन्होंने ज्वाइन करा है शेंगन जोन को, ठीक है। और शेंगन जोन मैंने अभी आपको बताया एक ऐसा बॉर्डर फ्री एरिया है यूरोप का जहाँ पे क्या की जा सकती है? इजी तरीके से फ्री मूवमेंट हो सकती है सामान की, लोगों की, गुड्स की, सर्विसेज की, इनकी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जा सकता है। क्लियर हो गया आपके पास? उसके अलावा अगर हम रोमानिया की बात करते हैं बेटा, तो रोमानिया में हमारे एक फ्रीडम फाइटर गए थे 1926 में। फ्रीडम फाइटर तो नहीं कहेंगे आप, हाँ उन्हें आप फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं, और वैसे आप उन्हें आर्ट कह सकते हैं, आप लिटरेचर का जनक भी कह सकते हैं उस समय का। तो आप याद रखेंगे कौन गए थे? तो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर गए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो रोमानिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया से कौन गए थे यहाँ पे? तो रविंद्रनाथ टैगोर भी गए थे 1926 में। कहाँ पर? रोमानिया में, ठीक है। उसके अलावा हमारे और रोमानिया के रिश्ते ठीक ही हैं, उतने कुछ बुरे भी नहीं है, पर ठीक ठाक है। और जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनके साथ एक फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लो पेपर का कि ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट, आप याद रखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज इन्हें किस चीज़ में मिला था बच्चे? तो आप याद रखेंगे लिटरेचर में। किस में मिला था? लिटरेचर। और इनकी लिटरेचर का नाम था गीतांजलि। क्या नाम था बच्चे इनका? गीतांजलि, याद रखना है। और कब मिला था इन्हें ये क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज लिटरेचर में? तो आप याद रखेंगे 1913 में, ठीक है। और अभी जो 22 तारीख को आपके पंजाब का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था, उसमें 3 बंदों के बारे में क्वेश्चन बना था, वो मैं तीनों नाम लिख देती हूँ। उसमें से एक तो आपके पास आ गया रविंद्रनाथ टैगोर आ गए, एक आपके पास था उसमें सेकंड ऑप्शन में मतलब उसी में क्वेश्चन था, उसमें था बंकिम चंद्र चैटर्जी। लिख लेना, मैं पूरा नाम नहीं लिख पाऊंगी यहाँ पर, आप लिख देंगे बंकिम चंद्र चैटर्जी। और तीसरा नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे तीनों मतलब एक ही तरीके से क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये था बच्चे कि इन तीनों का संबंध, इन तीनों का नाम लिखा हुआ था किस लिटरेचर के साथ है? तो आप याद रखेंगे इन तीनों का संबंध किसके साथ है? तो बंगाली लिटरेचर के साथ है। ये आप इसके साथ का फैक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप जोड़ सकते हैं इनके साथ का। और ये अभी जो आपका पंजाब का पेपर हुआ था बेटा, पंजाब का ही पेपर नहीं, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सीधा सीधा रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और रोमानिया में हमारे यहाँ से कौन गए हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की भी विजिट हो चुकी है, कब? 1926 में, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं वो क्या कहता है। सेकेंड करंट अफेयर कहता है बच्चे वानाटू के बारे में, ठीक है। अब वानाटू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि वानाटू आएगा कहाँ पे, ये कंट्री है कहाँ पे? तो आप गौर करेंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, इस तरीके से जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, तो अब यहाँ समझो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट और साउथ। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में
ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। तो किस किस साइड पे मिलती है बच्चा? तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पे। और अगर आपने गौर करा होगा तो मैंने आपको करंट अफेयर के अंदर ही रिंग ऑफ फायर बताया था, ठीक है। तो ये जो वनाटू है ये किसके अंदर आता है? तो ये रिंग ऑफ फायर जोन के अंदर आता है। और रिंग ऑफ फायर बच्चा वो टेक्टोनिक कह सकते हैं आप, यहाँ पे टेक्टोनिक जगह कह सकते हैं आप इसे, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि ऐसी टेक्टोनिक बेल्ट है, ऐसी टेक्टोनिक बेल्ट है जहां पर अर्थक्वेक, गौर करना, अर्थक्वेक और क्या आते रहते हैं बच्चा? वहां पर वॉल्केनोज आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्लेटें क्या करती रहती हैं? कोलाइड करती रहती हैं, जिसके कारण ये फिनोमिना वहां पर देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे वनाटू आता कहां पर है? तो अफ्रीका, अफ्रीका, आई एम सो सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलता है। और जब हम वनाटू की बात करते हैं तो वनाटू किसके अंदर आता है बच्चे? रिंग ऑफ फायर। मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के पास एक पूरी की पूरी चेन बनती है वॉल्केनोज की और अर्थक्वेक्स की। तो आप यहाँ पर इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके साथ का जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं और इसके साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे यहाँ पर जोथम नैपेट या जोथम नैपेट was elected as Vanuatu's prime minister receiving 50 votes in the parliament, ठीक है। तो कितने वोट से जीते ये तो हमारे काम का ही नहीं होता, पर आप याद रखेंगे। कहता है he became the country's, कौन से नंबर के पीएम बने हैं? 5th in 4 years। कहता है नपाट लीड्स अ 5 पार्टी कोalition गवर्नमेंट। अब 5 पार्टियों का संघ है, हमारे किसी काम का नहीं है बेटा, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर भी अगर आपका पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ सकते हैं, और किसी काम का नहीं है। कहता है वनाटू आती कहां पर है? तो मैंने भी आपको बोला ना साउथ पैसिफिक ओशन में, और साउथ पैसिफिक बोल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल रहा है। और कैपिटल क्या है बच्चे इसकी? तो कैपिटल आती है पोर्ट विला। ये आपके पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पर। और याद रखना बच्चे, इस वनाटू में अगर हम बात करें, छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स है, और वॉल्केनिक आइलैंड होने के कारण ये किसका पार्ट बनती है बच्चे? तो आप याद रखेंगे रिंग ऑफ फायर का। और रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में मिलता है हमें? तो याद रखेंगे नीचे भी लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर, पैसिफिक ओशन के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहती है बच्चे आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट करंट अफेयर कहता है द इंडियन नेवी के जो चीफ हैं, अब चीफ एक होता है, चीफ्स लिखा है यहाँ पर, तो कहता है चीफ्स कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव आप मीटिंग समझ सकते हैं। मीटिंग हुई है 2025 में। कहाँ पर हुई है बच्चे? नौसेना भवन। और नौसेना भवन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आता है? नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। कहता है द कॉन्क्लेव गैदर्स 8 फॉर्मर। अब गौर करो यहाँ पे, मैंने कहा ना चीफों की मीटिंग हो रही है, बहुत सारे चीफ्स की मीटिंग हो रही है। तो कहता है कितने चीफ गए थे वहां पर? 8 याद रखना है आपने। अलोंग दी, और इसमें एक करंट हमारे चीफ भी थे, मतलब नेवी के चीफ थे, जिनका नाम था दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये भी गए थे, और इनके साथ 8 और लोग भी गए थे। कहता है इट टुक प्लेस इंडियन नेवी का काम टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस बाय 2047, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है, या आप ऐसा, हाँ, आत्मनिर्भर ही कह सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाना है किसे? हमें इंडियन नेवी को। और कब तक बनाना है? 2047 तक। फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स कैपेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो जितना भी इंडियन ओशन वाला ये जो रीजन आता है, इसमें अपनी कैपेबिलिटीज को क्या करना है? आगे लेकर जाना है, ठीक है। कहता है अब यहाँ पे एक बुक भी पब्लिश हुई है, अ बुक टाइटल्ड Legacy of Leadership Naval Chiefs Through Time was released during the conclave, showcasing the inspiring journey of former चीफ नेवल स्टाफ्स, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये भी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। चलिए अब फैक्ट जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं, ठीक है। आइए देखो बेटा, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो जुड़ता है नेवी के साथ, जब भी हम इंडियन नेवी की बात करते हैं, इंडियन नेवी डे हम मनाते हैं कब? 4 दिसंबर को। एक्चुअली में इंडियन नेवी की नींव कभी अंग्रेजों ने ही रखी थी, पर अगर हम बात करें, हम आज़ादी की बातें करते हैं, तो हमने इसको 4 दिसंबर को सेटअप करा था, ठीक है। अब 4 दिसंबर को क्या हुआ था ऐसा? तो आप याद रखेंगे एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, और उस ऑपरेशन का नाम था बच्चे ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखना है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जब भी हम बोलते हैं बेटा, क्यों इसको लॉन्च किया गया था? क्योंकि पैरेलली कौन सी वॉर चल रही थी? तो इंडो
पाकिस्तान वॉर चल रही थी, याद रखना है आपने। और कब की बात कर रहे हैं हम, ये 1971, और ये वही 1971 का दौर है जब इंडिया में क्या लगती है बच्चे, नेशनल इमरजेंसी भी लगाई जाती है। तो गौर करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की जब भी हम बात करेंगे कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 352 आता है। और जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं, पहली बार लगी थी 1961-62 वाला टाइम पीरियड था। सेकंड कब लगी थी, तो 1971 जब हम बांग्लादेश को भी लिबरेट कराते हैं, और तीसरी 1975 की थी, याद रखेंगे आप। और 1975 वाली जो है वो कब की है एक्चुअली में, वो 25 जून की है। इसीलिए 25 जून को हम क्या मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर्स डे मनाएंगे। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार क्लियर किया हुआ है, ये आप इसके साथ का फैक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, तो 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, नेवी डे। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1971, तो इसमें नेवी का एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि कहाँ पहुंची थी वो, तो वो कराची पोर्ट के पास पहुंचती है और उसके बाद फिर इसे सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका मोटो क्या है, तो आप याद रखेंगे शाम नो वरुणा। किसका मोटो है, तो आप याद रखेंगे ये किसका किसका मोटो आता है, इंडियन नेवी का मोटो आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं चीफ कौन है इसके, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें बोलेगा कि इन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर कौन होते हैं, तो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं बच्चा, तो हम सब ने पढ़ा है पॉलिटी के अंदर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया। और अभी जब हम इस करंट अफेयर की बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि क्या बनाना है नेवी को, में सेल्फ रिलायंस। याद करिए, हमने पिछले ही करंट अफेयर में पढ़ा था कि ईयर ऑफ डिफेंस कौन सा चल रहा है, तो ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म है इसका पूरा नाम। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ का यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला सेक्शन आता है। अगला सेक्शन कौन सा आता है, वो हमारे पास नेशनल, और नेशनल के साथ जो जो चीज़ें बनती होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, आप सबने मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी, चाहे आप इससे मतलब डिनाई नहीं कर सकते, बैंकिंग वाले डिनाई कर सकते हैं, पर अदरवाइज आपने ज़रूर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सबने एक नाम ज़रूर सुना है, सिराजुद्दौला का नाम। जब आप सिराजुद्दौला का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। एक कौन सा आता है, एक आपको याद रखना है फोर्ट विलियम पर उसका अटैक, ठीक है। और फोर्ट विलियम पे अटैक करने वाला इवेंट कौन सा आता है आपके पास, ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखेंगे आप, पहला समझाऊंगी आपको बेसिक से ही कौन सा आता है, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, और दूसरा इसके टाइम पर होने वाली बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्योंकि प्लासी ने तो क्लियर ही कर दिया ना कि अंग्रेज रूल करेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको क्लासेस में भी समझाती हूँ, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तब भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की हुई है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी जो है उसने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी थी किसकी बेटा, तो उसने शुरुआत कर दी थी किसकी, अंग्रेज़ों की इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं न्यूज़ पे, और न्यूज़ के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है बच्चे, जो इंडियन आर्मी है उसका ईस्टर्न हेडक्वार्टर, सारे हेडक्वार्टर लिखवा दूंगी मैं आपको ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें आगे क्वेश्चन में आने वाले में, ठीक है। अब समझो जरा सा, इंडियन आर्मी तो पूरे इंडिया में काम कर रही है ना यार, तो उसका एक हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, ईस्ट वाली साइड पे। और ईस्ट में जो हेडक्वार्टर आता है उसका नाम क्या आता है बच्चे, यहाँ पे फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कहाँ पर आता है, कोलकाता में आता है, याद रखना है, वेस्ट बंगाल, एंड वाज रीनेम्ड एज, अब इसका क्या नाम रखा गया है बच्चे यहाँ पर, तो नाम आप याद रखेंगे विजय दुर्ग, ठीक है। और क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि हमें कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंस है उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, खत्म करना है। किसे खत्म करना है, इसे हमें मतलब ये जो इनका कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल आइडियाज है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। मतलब हमें गुलामी की जो मानसिकता है, जो गुलामी की जो मानसिकता है उससे हमें आज़ादी चाहिए, एक्चुअली में ये चल रहा है, ठीक है। अब गौर करो, आपने क्या पढ़ा था बच्चे, आपने कई बारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके रखा गया था श्री विजयपुरम, तब भी मैंने आपको क्लियर करा था कि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, ठीक है, किसका, क्योंकि हम बहुत सालों तक गुलाम रहे यार अंग्रेजों के, तो आप गौर करते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए हम यहाँ पर अपने जगहों के नामों को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नामों को चेंज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी आर्ट एंड कल्चर की जो डिग्निटी है, जो आर्ट एंड कल्चर
कल्चर है उसको भी थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड वही तो बना कर गए हैं ना इसको, ठीक है, बनाकर तो वही गए हैं, वो बात अलग है, बस हम नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके साथ और पूरा पढ़ते हैं। कहता है द फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन 1781। अब देखो बेटा जरा सा, 1781 तो बड़ी बाद की बात हो गई ना, पर शुरू में कभी तो बना होगा, पढ़ते हैं इसके बारे में भी। ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर, क्या नाम है राजा का, किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड, और इसके नाम पर क्या नाम रखा गया था, इस जगह का फोर्ट विलियम नाम रखा गया था। कहता है द न्यू नेम ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम, अब ये नया नाम आया कहां से, तो इंस्पिरेशन लिया गया है पुराना विजय दुर्ग। विजय दुर्ग का मतलब हो गया बेटा, आप इसे कह सकते हैं विक्ट्री ऑफ फोर्ट्स, क्या कह सकते हैं आप इसे, तो विक्ट्री ऑफ फोर्ट्स आप इसे कह सकते हैं। और विक्ट्री ऑफ फोर्ट्स कहां पर आता है, महाराष्ट्र में। दैट वाज अ नेवल बेस फॉर द मराठास अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जैसे वहां पर नाम विजय दुर्ग था, ठीक वैसे ही इसका नाम भी क्या रखा जा रहा है, विजय दुर्ग रखा जा रहा है, ठीक है। कहता है फोर्ट विलियम बिकेम द ईस्टर्न आर्मीज कमांड, और ये कब बना है इस कमांड, इस एरिया का हेडक्वार्टर, तो कब बना था आर्मी का, मतलब ऐसे समझो आर्मी का ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कब बनता है, ये 1963 में बनता है, जब कौन सी वॉर हो जाती है, इंडो चाइना वॉर। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 3 बार हमारे पास क्या लग चुकी है, इमरजेंसी, तो जो पहली वाली है वो इंडो चाइना वॉर ही तो है बेटा। और इंडो चाइना वॉर के बाद हमने क्या बनाया था, आर्मी का ईस्टर्न कमांड बनाया था, ठीक है। कहता है अब इसी फोर्ट विलियम के अंदर एक हाउस है जिसका नाम है किचनर हाउस, ठीक है, इसका नाम भी बदल दिया गया, अब इसका नाम रखा गया है फील्ड मार्शल के नाम पर, जिनके ऊपर विकी कौशल ने मूवी बनाई थी, अब विकी कौशल ने बायोपिक करी थी, क्या नाम था उसका, सैम मानेकशॉ, अगर आपको याद होगा। उसके बाद इसी के अंदर एक साउथ गेट है जिसका नाम जो आता है, प्रीवियसली उसका नाम था सेंट जॉर्ज जॉर्ज गेट कहते थे उसको, और अब इसका नाम क्या रखा गया है बच्चे, शिवाजी गेट। तो आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। तो एक ही करंट अफेयर के अंदर 2-2 3-3 चीजों पर नाम चेंज हो रहा है, याद रखना, ठीक है। याद होगा यार आपको, मैंने आपको कराया था जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर भी तो नाम चेंज हुए थे, अशोक मंडपम रखे गए थे, याद करो, ये सब कराया हुआ है मैंने आपको, अगस्त या सितंबर के करंट अफेयर में कराया हुआ है, तो आप वहां से भी मतलब जोड़ना सीखो बेटा, थोड़ा सा जोड़ा करो, ठीक है। चलिए आते हैं यहां पर, और क्या कहता है इस करंट अफेयर के बारे में, पूरी की पूरी बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं, ठीक है। आइए देखो बेटा, इंडिया में अंग्रेज सबसे पहले कब आते हैं, तो अंग्रेजों की एंट्री होती है 1608 में, जब विलियम हॉकिंस, याद रखेंगे आप यहाँ पे इसका नाम, विलियम हॉकिंस जब क्या करता है, इंडिया पे आता है, और इंडिया में किसके दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जहांगीर ने इसे टाइटल दिया था इंग्लिश खान का, ठीक है, क्या टाइटल दिया था इसे, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, और इसे फिरंगी खान भी टाइटल दिया था। क्यों, क्योंकि इसे फारसी भाषा बहुत अच्छी आती थी बोलना, और जहांगीर और इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, दोनों ने आपस में बड़े अच्छे तरीके से क्या करी, यहाँ पे बातचीत करी, पर फैक्ट्री सेटअप होने की बात नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि इंडियन ओशन में उस समय तक पोर्टुगीज का बड़ा वर्चस्व था, और पोर्टुगीज बड़े पावरफुल हो चुके थे उस समय पे, ठीक है। तो ये सेटअप नहीं हो पाई, ये आया पगला यहाँ पे घूमा फिरा, यहाँ पे अकबर के दरबार में भी गया, जहांगीर के दरबार में गया आगरा में, बड़ी मिन्नतें करी, पर कुछ हो नहीं पाया, कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आता है, फिर एक 1612 में एक बैटल होती है जिसका नाम आता है बैटल ऑफ स्वाली होल, और ये बैटल ऑफ स्वाली होल गुजरात में लड़ी जाती है, जिसमें जहांगीर की मदद करते हैं अंग्रेज, किसे भगाने में, यहाँ से पोर्टुगीज को भगाने में। पोर्टुगीज पूरे नहीं भागे, पर कहाँ से भागे, गुजरात वाले एरिया से भागते हैं। और इसके बाद जहांगीर इतना इंप्रेस हो जाता है कि 1613 में इन्हें फैक्ट्री सेटअप करने देता है, और वो फैक्ट्री कहाँ सेटअप होती है बेटा, गुजरात में, और कहाँ सेटअप होती है, सूरत में होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये अपना वर्चस्व सेटअप करना शुरू करते हैं, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1615 से लेकर 1619 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें कौन आता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आता है कौन हमारे पास, जिस व्यक्ति का नाम आपके पास आता है थॉमस रो, ठीक है। कौन आता है तीसरा हमारे पास, दूसरा बंदा आता है कौन, थॉमस रो, ठीक है। और इस
इसके ये भी किसके दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर यहाँ पे इनको भी क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फैक्ट्री सेटअप करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किस बात से इंप्रेस हो चुका था पहले से भाई, क्योंकि आपने स्वाली होल जिताई थी, आपने पोर्टुगीज को भगाया था। कहाँ से? तो आपने गुजरात वाली बेल्ट से उनको भगाने में हमारी मदद करी थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे करके आप ऐसा कह सकते हैं कि शेर के मुंह पे खून लगना शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके इन्होंने आप ऐसा कह सकते हैं 1700 आते आते अपनी कुछ प्रेसिडेंसीज सेटअप करना शुरू कर दी, अपने कुछ गढ़ बनाना शुरू कर दिए। उसमें से एक गढ़ जो वेस्ट वाली साइड बनता है वो पहले था सूरत, फिर सूरत से क्या बना था, बॉम्बे बना था, याद रखना है। यहां पर अगर हम देखें साउथ में तो पहले इनका गढ़ था मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम से क्या बनता है, मद्रास। और धीरे धीरे करके नजर पड़ती है बंगाल पे, और बंगाल पे जो फोर्ट विलियम वाला एरिया है, या फिर आप क्या कह सकते हैं उसे, बंगाल, ये 3 सेटअप बनते हैं। और बंगाल के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम आता है कैलकटा, यहाँ पर अपना गढ़ ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्ट विलियम के कंस्ट्रक्शन की, तो फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन 1696 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और किसने शुरू करा था, तो आप याद रखेंगे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर जॉन गोल्ड्सबोरो। ठीक है, गोल्ड्सबोरो करके इसका नाम था। इस व्यक्ति ने इसका कंस्ट्रक्शन क्या करा था, शुरू करवाया था। और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था कब, 1706 में। तो 1706 में कंप्लीट हो चुका था क्या बच्चे आपके पास यहाँ पे, फोर्ट विलियम। ठीक है, जब भी हम फोर्ट विलियम की बात करेंगे, फोर्ट विलियम कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे हुगली नदी के किनारे है। और गौर करना, मैंने आपको क्लासेस में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब तुम बोलोगे मैडम यहाँ तो लिखा था 1781 कहीं पे, और आप बोल रहे हो 706 में बन गया। तो हाँ बेटा 706 में बन गया था, पर बना भी उतना कुछ खास नहीं था, कुछ कच्चे कह सकते हो कच्ची ईंटें, मिट्टी, इन सब से ही बना था उस समय पे फोर्ट विलियम। अब याद करो, क्योंकि 1706-7 का टाइम पीरियड चल रहा है, कौन औरंगजेब वहां पे मरने वाला है, उसके बाद की सारी कहानी समझते हैं। और बहुत बाद में यहाँ पे एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम क्या आता है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1756 से लेकर 1757 तक का। ठीक है, और जैसी इस बंदे की एंट्री होती है, ये कहता है भैया जो फोर्ट विलियम आपने बनाया है वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर फोर्ट विलियम का जो आप घेरेबंदी कर रहे हैं ये करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको किसकी परमिशन लगेगी, आपको परमिशन लगेगी मेरी बोलने का मतलब है सिराजुद्दौला की। पर कंपनी मानती नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर एक इवेंट होता है, और उस इवेंट का नाम आता है आपके पास ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी ट्रेजेडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसमें टोटल लोग कितने थे, 146, जिसमें से 123 क्या कर जाते हैं बच्चे, मर जाते हैं। और मरने का कारण क्या था, सफोकेशन। ठीक है, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है छोटे से, जिसके कारण ये मर जाते हैं। ठीक है, और अब रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कौन था उस समय पे, मद्रास का गवर्नर कह सकते हैं। कौन था मद्रास का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव था। इसका दिमाग भी सटकेगा, वैसे इसका नाम रॉबर्ट क्लाइव कम रॉबर्ट क्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग सटकेगा। और अब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पर एंट्री देगा कहाँ पर, बंगाल में। और सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध होगा जिसका नाम आता है बच्चे आपके पास बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और आप ही के चंडीगढ़ के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है, तो आंसर था 23 जून 1757 को ये युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, और प्लासी ने क्लियर कर दिया बच्चे, प्लासी ने पूरी की पूरी कह सकते हैं, चाहे बेशक ये धोखाधड़ी से जीती गई वॉर होगी, पर इस बैटल ने क्लियर कर दिया था कि अब इंडिया में कौन रूल करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मतलब ब्रिटिशर मतलब कंपनी करेगी, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 69 में बना, फिर 1706 में। और फिर क्योंकि सिराजुद्दौला क्या कर देता है, वहाँ पर अटैक कर देता है, और अटैक करने के कारण फोर्ट विलियम टूट जाता है। तो फिर फोर्ट विलियम को दोबारा बनवाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे आप। और रॉबर्ट क्लाइव इसे बनाना शुरू करता है कब, 1758 में। और 1758 से लेकर 1781 तक ये बनता ही चलता है।
क्लियर हो गया सबके पास? तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। आइए, तो ये हो गया हमारे पास किसके साथ का, जो फोर्ट विलियम का इतिहास है उसके साथ का। अब हम आते हैं किसके ऊपर बच्चा, अब हम आते हैं जो आर्मी के कमांड मैंने अभी आपको बोले थे उसके साथ का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कोई गड़बड़ ना करें अपने पेपर से रिलेटेड, ठीक है। आइए, ये आई होप आप इसे लिख लेंगे अपनी शीट पे, क्लियर रखेंगे, और जिन्होंने मॉडर्न अच्छे तरीके से पढ़ी है बेटा उनको भी पता होगा, उनको ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। आइए, अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, इंडियन आर्मी की। और इंडियन आर्मी की जब आप बात करते हैं तो इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स हैं। कितनी कमांड है बच्चे, तो इंडियन आर्मी की कितनी कमांड्स आती हैं बच्चे, 7 कमांड्स आती हैं, ठीक है। अब वैसे खैर ये इंटीग्रेटेड कमांड्स होती हैं, पर ये सब मारो गोली, पर तुम इतना याद रखो अभी कितनी कमांड होती है इसकी, 7, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल कमांड की, अब मैं सेंट्रली लिखूंगी तो कमांड आप समझ जाना, सेंट्रल कमांड जब भी आएगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, लखनऊ। तो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर आता है, लखनऊ। जब आप ईस्टर्न वाले की बात करते हैं तो याद करो, ईस्टर्न अभी आपने पढ़ा कहां पर आता है, कोलकाता, और कोलकाता में कौन सा वाला था, फोर्ट विलियम, ये आपने यहां पर याद रखना था। उसके बाद आता है इसका नॉर्दर्न कमांड, इसकी नॉर्दर्न कमांड कहां पर है, तो उधमपुर, और उधमपुर कहां पर आता है बच्चे, जम्मू में, तो ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, उधमपुर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साउदर्न कमांड की, तो साउदर्न कमांड कहां पर आती है बच्चे, पुणे में आती है, जहां पर एनडीए का क्या है, याद करो, एनडीए का डिफेंस एकेडमी का मैंने बताया था आपको सेंटर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड की, अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न कमांड कहां पर आता है आपके पास, जयपुर, और जब भी हम जयपुर बोलेंगे तो जयपुर कहां पर आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कमांड की, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न की बात नहीं हो रही, बस अकेले वेस्टर्न कमांड की, तो ये आता है चंडी मंदिर, जो आपका कहां पर आ जाता है, ये पंचकुला वाली साइड पे, तो चंडी मंदिर आप यहां पर इसे ऐड कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कितनी कमांड हो गई, 6। अब उसके अलावा एक बड़ी कमांड है जिसका नाम है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, याद रखना है आपने। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पर है बच्चे, ये आता है शिमला, और शिमला कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप इसके साथ का जोड़ लेंगे, ठीक है। ये कमांड्स आ गई जिसको आपको लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया था, जो 2022 में जो नेवी का फ्लैग था, ठीक है, नेवी के फ्लैग में जो है वो अंग्रेज़ों का सिंबल था, उसे भी अभी अबॉलिश, मतलब उसको भी चेंज करके नया झंडा लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें साथ में चली रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं, याद करिए, 15 जनवरी। और अभी रिसेंटली इसके टैब्यूले का क्या हुआ था बेटा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जीबिशन लगा था, और ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर भी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। जोमेटो अपना क्या करने जा रहा है बच्चे, जोमेटो एक्चुअली में अपना नाम बदलने जा रहा है, ये आप याद रखेंगे, और नाम अब क्या रखा जाएगा, एटर्नल, ठीक है। अब देखो बेटा एक्चुअली में क्या स्टोरी है, ये मत बोलना जोमेटो का नाम चेंज हो जाएगा, जोमेटो तो फूड डिलीवरी ऐप, अभी भी नाम जोमेटो ही चलेगा, ठीक है। पर क्या सीन है, एटर्नल जो है बेटा इनकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है। क्या बनेगी, एटर्नल, तो एटर्नल बनती है पेरेंट कंपनी। इस पेरेंट कंपनी के अंदर ही कौन आएगा, तो आप याद रखेंगे जोमेटो आ जाएगा। उसके अलावा आप सबको पता है ब्लिंकिट किसका है, तो ब्लिंकिट भी इनका ही है। उसके अलावा एक आता है हाइपर प्योर, क्या नाम आता है इसका, हाइपर प्योर। और उसके अलावा एक आ जाता है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये किसके हैं, सारी की सारी बॉडीज, तो आप कह सकते हैं किसके बॉडीज आती हैं सारी, दीपेंद्र गोयल की। दीपेंद्र गोयल कौन है, जोमेटो के ये कौन है, चीफ कह सकते हो, सीईओ है ये, तो आप इनको याद रखेंगे। और इसी के अंदर अब इनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहता है द लीडिंग इंडियन फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी जायंट जोमेटो अनाउंस्ड दैट इट विल बी रीनेम्ड एज पेरेंट कंपनी। और पेरेंट कंपनी का नाम क्या होगा, अब एटर्नल। तो मतलब जो भी इनका काम होएगा अब वो किस नाम से होएगा, एटर्नल के नाम से होएगा। और याद रखना जब इन्होंने ब्लिंकिट को लॉन्च करा था तभी इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि हम आने वाले टाइम पर किसका नाम चेंज करेंगे, जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। और अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐप का नाम तो अभी जोमेटो ही रहेगा, पर जोमेटो की पेरेंट कंपनी कौन आ जाएगी आपके पास, एटर्नल। ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला करंट अफेयर, अगेन इंपॉर्टेंट, और कई बार मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, प्रहलाद जोशी, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी वाला है। उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है
हिस्टोरिक माइलस्टोन, कितना गीगावाट, 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी। जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें हम सोलर हो गया, विंड हो गया, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, या वाटर एनर्जी आप कह सकते हैं, इन सब की बात की जाती है। इसके अंडर भारत ने कितने गीगावाट प्रोड्यूस कर लिए हैं? 100। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू क्लीनर, ग्रीनर एंड फ्यूचर एंड मार्क्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग, कि इंडिया का अब एक नया टारगेट भी आ गया है कि अब हमें 500 गीगावाट करना है। कब तक? तो कब तक करना है बच्चे? यहाँ पे 2030 तक, सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पहले कितना हमने अचीव कर लिया? 100। अब हम आने वाले टाइम पर कितना कर लेंगे? 500 गीगावाट भी कर लेंगे। ठीक है, अगला कहता है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का सोलर पावर सेक्टर हैज witnessed an exponential increase। कितना परसेंट बताया? 3450% in the capacity over last 10 years, increasing for, पहले कितना था? 2.82 गीगावाट, और 2025 आते आते ये कितना हो चुका है? 100 गीगावाट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है इस करंट अफेयर को, इंपॉर्टेंट हो गया ये करंट अफेयर। आगे कहता है जो टॉप परफॉर्मिंग राज्य हैं इस सोलर एनर्जी के लिए, वो कौन कौन से आते हैं? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए बच्चा, अब थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है वो क्या कहता है बच्चे? वो कहता है आपके पास अफोर्डेबल, याद रखेंगे आप यहाँ पे अफोर्डेबल, ठीक है, और आगे कहता है अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी की बात यहाँ पर वो करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पूरे वर्ल्ड पे चल रहे हैं, वो किसके साथ आता है? तो आप याद रखेंगे अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये आप इसके साथ का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 बताया है, वैसी एनर्जी के साथ कौन सा आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 आता है। ठीक है, अब देखो बेटा, भारत सरकार के इनिशिएटिव जो कि किसके लिए लाए गए थे बेटा? जो कि लाए गए थे किसके लिए? सोलर एनर्जी को और आगे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? उसमें से पहला याद करिए, इंडिया और फ्रांस का जॉइंट प्रोग्राम, इंडिया और फ्रांस का जॉइंट प्रोग्राम, जिसका नाम क्या आता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम आता है बच्चे इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको साइन किया गया था 30 नवंबर 2015 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? गुरुग्राम, हरियाणा में हमें देखने को इसके हेडक्वार्टर मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आता है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, हमने ये 2010 में चलाया था। क्या नाम था इसका? नेशनल सोलर मिशन। तो पूरे के पूरे इंडिया को सोलर तरीके से क्या करना था, मतलब सोलर मतलब कह सकते हैं आप सूर्य ऊर्जा के बारे में बताना था, और ये स्कीम हमने कब चलाई थी? 2010 में। ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। उसके अलावा अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री सूर्य घर, ठीक है, याद रखेंगे आप, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, क्या नाम था इसका? मुफ्त बिजली योजना। ये भी किसके साथ चलाई गई थी? तो आप गौर करेंगे, ये भी चलाई गई थी किसके लिए? सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पता होगा, सोलर पार्क स्कीम्स भी बनाई गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे सोलर पार्क्स को सेटअप किया गया था, अगर आपको याद होगा। उसके अलावा 5वां प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है, कुसुम योजना, जिसमें किसान की बात यहाँ पर की गई थी, जिसके अंदर आता है आपके पास किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना, आप इसे कह सकते हैं। और ये स्कीम्स किसके लिए चलाई गई हैं? ताकि सोलर एनर्जी को और आगे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद का अगला करंट अफेयर, अगेन इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या इसके बारे में बन सकता है। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन यहाँ पर? निर्मला सीतारमन, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने प्रपोज करा है। अब देखो सुनो जरा सा, पहला ये पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? कस्टम जब भी आप बोल रहे हैं, मतलब आप टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट है, ये कब आया था बच्चे? 1975 में आया था,
और इसके अंदर अब एक अमेंडमेंट की गई है। और क्या किया गया इसके अंदर अमेंडमेंट कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड्स टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिकॉग्नाइज्ड राइस वेराइटीज ड्यूरिंग द यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ मैं आपको क्या बोलना चाहता है ये, ठीक है, समझो। कहता है बेटा यहाँ पर इसके बारे में अगर समझे तो अब एचएस कोड क्या होता है पहले तो ये समझो जरा सा, ठीक है। एचएस कोड क्या होता है, पहले हमें एचएस कोड समझना पड़ेगा, ये एचएसएन कोड हमें समझना पड़ेगा। जब आप एचएसएन कोड की बात करते हैं बेटा तो ये प्रोडक्ट को दिया गया 6 डिजिट का या 8 डिजिट का या 10 डिजिट का एक कोड है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को दिया गया 8 डिजिट का या 6 डिजिट का या 10 डिजिट का एक कोड होता है। अगर हम इसकी बात करें, इसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किया जाता है। मतलब एचएस कोड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये एक समान होते हैं। इसका यूज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बिल बनते हैं उनमें मेंशन किया जाता है। इस कोड के अंदर बच्चे टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं, 99 चैप्टर्स। और उन 99 चैप्टर्स के अंदर हर प्रोडक्ट को जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसे एक नंबर निर्धारित किया गया, उसे कोड दिया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड आपके पास आता है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है कि अब किसके कोड यहां पे बताए जा रहे हैं, तो जो हमारे पास जीआई टैग मिल चुका है किसको, राइस की वैरायटीज को, उसके कोड की यहां पर बात की जा रही है। तो कहता है द एचएसएन कोड इज अ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन यूज्ड इन ग्लोबल ट्रेड। तो हर प्रोडक्ट को, मैंने कितने चैप्टर बोले वहां पे, 99 के 99 में से, ठीक है, मतलब उन सबको एक एक कोड मिला हुआ है, ठीक है। कहता है द न्यूली इंट्रोड्यूस एचएस कोड्स आर 10063011, ठीक है। अब जरा गौर करो, 4 2 6, मैंने आपको बोला ना शुरू की 6 डिजिट एक जैसी दिख रही है, यहाँ पे गौर करो। तो ये जो नंबर दिया गया है ये किसको दिया गया है, राइस को दिया गया है। अब ये 11 वाला नंबर किसको दिया गया है, पैरबोइल्ड। और पैरबोइल्ड वो होते हैं जो थोड़े बहुत स्टीम्ड होते हैं, कह सकते हो। और एक आता है वाइट राइस। दीज कोड्स परटेन टू राइस वेराइटीज दैट हैव रिसीव्ड जीआई रिकॉग्निशन facilitating their export without the need for special notification from the Ministry of Finance। तो अब कोई स्पेसिफिक कोई नोटिफिकेशन नहीं लेना पड़ेगा। अब जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कोड चल रहा है उसी कोड के माध्यम से इसको भी आगे दिया जाएगा। कहता है ये जो एचएस कोड है इसे कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कितने नंबर का ये कोड होता है, तो वहां पर मेंशन है आपके पास 6 डिजिट कोड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, पर यहाँ पे 6 बोला गया है। कहता है आगे इसके बाद का, कहता है इसे द एचएस इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं, ब्रुसेल बेल्जियम में। और उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1952 में। और अगर आपको याद होगा बच्चे तो ब्रुसेल बेल्जियम में ही नाटो कुछ याद आया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर भी हमें वहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा राइस के बारे में, क्योंकि राइस हमारे लिए जानना जरूरी है कि राइस से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। आइए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा बच्चे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका बच्चे, यहाँ पर राइस का, ठीक है। पर किसके बाद, तो आप याद रखेंगे चाइना के बाद, ठीक है। तो चाइना पहला हो गया ना, तो सेकंड हम है इसके बाद का। सेकंड पॉइंट कहता है कि इंडिया जो राइस है, राइस एक स्टेपल फूड है, जो कि मतलब आमतौर से भूख मिटाने वाला फूड है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ये कौन से सीजन में लगाया जाता है, तो ये खरीफ सीजन में इसको लगाया जाता है, जब बारिश और बरसात की ज़्यादा ज़रूरत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कैसी फसल है, तो आप ऐसा करेंगे कौन सी फसल है ये, तो आप याद रखेंगे खरीफ सीजन की फसल आती है, जिसको टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा ही चाहिए होता है, याद रखना। और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल जो है वो भी यहाँ पर कितना चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है किसको लगाने के लिए, चावल को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट्स इसमें टॉप करते हैं, तो आप याद रखेंगे इंडिया का वेस्ट बंगाल, याद रखना है आपने। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं और पंजाब की, तो ये स्टेट्स क्या करते हैं, टॉप करते हैं किसमें, राइस
प्रोडक्शन में। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं असम, अगर हम बात करते हैं किस किस की यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक आ गया आपके पास असम, असम के बाद आ गया वेस्ट बंगाल, और आप बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, ये साल में 3 बार चावल लगाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर कितनी बार लगाते हैं, तो इनके यहाँ 3 क्रॉप ऑफ पेडी लगाई जाते हैं, मतलब 3 फसलें लगाई जाती हैं, और उन 3 फसलों का नाम है औस, अमन, और क्या आ जाता है एक और नाम आपके पास, बोरो। तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है बच्चे कि पहली बिम्स्टेक होने जा रही है, और ये पहली बिम्स्टेक कहां पर होगी, मतलब सॉरी पहली बिम्स्टेक नहीं, बिम्स्टेक युद्ध। ये अब पहले तो ये समझोगे बिम्स्टेक क्या है, कोई बात नहीं, सब समझते हैं यहाँ पर, अब गौर करना है यहाँ पे। ठीक है, बिम्स्टेक जो यूथ समिट है वो कहां पर होने जा रही है, गुजरात में। अब मैंने आपको गुजरात से रिलेटेड पिछली बारी भी बहुत सारे फैक्ट लिखाए थे, आप उन्हीं को पहले रिकॉल कर लेंगे और उसके साथ फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में बच्चे, यहाँ पे इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। कहता है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के हैं, इन्होंने पहली बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आ रहा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन यूथ समिट कहां पर बुलाई है, गांधीनगर। और गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की राजधानी है, यहां पर ये मीटिंग बुलाई है। कहता है कि जो समिट है इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो इसमें कौन कौन होंगे, तो आप याद रखेंगे यूथ अफेयर मिनिस्टर, उसके अलावा एक्सटर्नल, और उसके अलावा जो इंडियन जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसमें यंग इंडियंस की पार्टिसिपेशन यहाँ पर बोली जाएगी। मतलब जो इंडिया का यूथ है उसको उसका स्किल बढ़ाना है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आनी है, और उनमें रीजनल कॉपरेशन की बात यहाँ पर की जाएगी। कहता है द इंडिया पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर द बिम्स्टेक टू फंक्शन एज ए यूथ ब्रिज। क्यों, क्योंकि अगर यूथ ठीक रहेंगे, यंग लीडर ठीक रहेंगे, तभी तो कुछ ठीक रहेगा ना यार। तो यहाँ पे इन्हीं को लेकर यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ का यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब इसी के साथ का जो मैं करंट अफेयर है, मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए होगी, वो मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं यहीं पे लिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या इसके साथ का फैक्ट बन सकता है। ठीक है, आइए हम किसकी बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं। देखो जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं बच्चे, तो बिम्स्टेक जो है वो कब बना था, तो 1997 में बना था, और बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। तो बैंकॉक में मीटिंग चल रही थी, वहाँ इसका डिक्लेरेशन किया गया था। तो ये आप पहला याद रखेंगे यहाँ पर। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर या फिर इसके सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें लगेगा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तो बैंकॉक में ही होंगे, बिल्कुल नहीं। इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलते हैं बच्चे, ढाका में। कहाँ पर मिलते हैं, ढाका। और ढाका कहाँ पर आता है बच्चे, बांग्लादेश में आता है। ठीक है, अब बिम्स्टेक के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, तो गौर करेंगे हम कितनी आती हैं, 7 आती हैं, और उन 7 की 7 कंट्रीज को याद करने का नमूनिक क्या आता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे MBBS। ठीक है, आगे लिख लेंगे छोटा सा इन, और आगे लिखेंगे NIT। ठीक है, अब टी से देखो, टी से आ जाएगा आपके पास कौन सा वाला, यहाँ पे थाईलैंड, याद रखना है आपने। आई से आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इंडिया। ठीक है, एन से आ गया आपके पास यहाँ पे नेपाल। ठीक है, तो ये आप पहले याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कहाँ की, इधर की बात करते हैं, तो एम से क्या नाम आ गया आपके पास यहाँ पे, म्यांमार, याद रखना है आपने। ठीक है, बी से आपके पास क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, क्लियर रखेंगे। और उसके अलावा एक आ जाएगा आपके पास भूटान, और एक आप याद रखेंगे श्रीलंका। ठीक है, तो ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सारी कंट्रीज इंडियन ओशन के आसपास आती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रख लेंगे और इसका नमूनिक बनाकर इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक करंट अफेयर यहाँ पे रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर ये वाला कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसके साथ का, और क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। कहता है, अभी मैंने आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताया था, तो उसी के साथ ही एसोसिएटेड न्यूज़ है। कहता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव मार्क्ड इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी। तो इसकी पहली एनिवर्सरी आई है, मतलब 1 साल कंप्लीट करा है, वो हम देखने जा रहे हैं। कहता है अब ये स्कीम पहले तो ये समझो कब लाई गई थी, तो 13 फरवरी 2024 को लाई गई थी, और अब इसका कितना साल कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया।
इसके अंदर क्या एम था? एम था बच्चे कि स्कीम के अंदर हर घर को क्या प्रोवाइड करनी है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और कितने यूनिट? 300 यूनिट पर मंथ टू कितने घर वालों को? तो कितने घरों को बोला गया था? 1 करोड़ हाउस होल्ड। और कब तक ये टारगेट अचीव करना था? तो मार्च 2027 तक ये अचीव करना है। पर अभी सक्सेसफुली इसके कितने साल कंप्लीट हुए हैं? 1 साल। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको फैक्ट नहीं ऐड करा रही, हमने वहाँ पर ऐड कर लिया है। और उसके बाद कहता है द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दी फेज्ड मैनर। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही बार हर जगह लॉन्च करेंगे, फेजेस में किया जाएगा। 10 लाख मार्च 2025 तक, 20 लाख अक्टूबर 2025 तक, 40 लाख मार्च 2026 तक। गुजरात ने टॉप करा है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र है, यूपी है और केरला और राजस्थान आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब कौन सा सेक्शन आता है? इंटरनेशनल, ठीक है। आइए इंटरनेशनल पे और जो बनता होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पनामा अभी पिछले करंट अफेयर में थी हमारे पास, क्योंकि पनामा ने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव था उसे क्या कर दिया था? एग्जिट मार दिया था, अगर आपको याद होगा तो। ये अब मतलब उसके साथ का नहीं है ये न्यूज़ अलग है, पर पढ़ते हैं। कहता है इंडिया ने एक MOU साइन करा है, किसके साथ बच्चे? पनामा के साथ, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ऐसे समझो, यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे कहीं पे आता है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर एक कैनाल भी आती है, उस कैनाल का नाम क्या है आपके पास? यहाँ पे पनामा कैनाल। क्या नाम है इसका? पनामा कैनाल। और पनामा सिटी भी है वहाँ पर, तो ये आप इसके साथ का जोड़ लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना पनामा एक इस्तेमस भी है। क्या है बच्चे? ये पनामा एक इस्तेमस है। क्या मतलब होता है इस्तेमस का? इस्तेमस का मतलब आपके पास हो गया बेटा कि एक आप ऐसा कह सकते हो कि एक नैरो, आप ऐसा कह लेंगे, एक नैरो स्ट्रिप है हाँ, आप इसको ऐसे बोलेंगे कि एक नैरो स्ट्रिप आती है बच्चे, जो कि किसके बीच में आती है? मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, ऐसे समझो, ज़मीन का टुकड़ा है जो 2 लैंड मासेस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, और 2 वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी को अलग करता है, और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है, ठीक है। आइए क्या बोला गया बच्चे? इंडिया, देखो चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है किस समय, कहाँ पर? तो इन कह सकते हैं आप साउथ अमेरिकन नेशंस की तरफ बढ़ रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो हाँ, इन नेशंस की तरफ इसका कुछ ज़्यादा ही जोर बढ़ रहा है। इसीलिए हमने बड़ी जल्दी से काम करा और हमने इन कंट्रीज़ की मदद भी करी है। कब? जब कोविड आया था, तो ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो इंडिया के अम्बेसडर हैं, गौर करेंगे आप, जो इंडियन अम्बेसडर हैं वो कहाँ कहाँ गए? तो आप याद रखेंगे पनामा के साथ वो कहाँ गए थे? कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के अलावा वो गए थे निकारागुआ में, ठीक है। तो इन 3 जगह पे गए, और यहाँ पे क्विक, आप ऐसा कहेंगे, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जोर देना शुरू करा। मतलब हम आपकी मदद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, रोड हो, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, हम इन सब चीज़ों में क्या करेंगे? मदद करेंगे। किसकी? इन 3 नेशंस की। उसमें पनामा भी है, कोस्टा रिका भी है, और निकारागुआ भी आता है। पनामा की कैपिटल क्या आएगी? पनामा सिटी, और करेंसी आती है पैलबाओ। तो आप ये याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है एशिया की 20 रिचेस्ट फैमिलीज, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क की एक पार्टनरशिप, मतलब कंपनी कह सकते हो, जिसका नाम है ब्लूमबर्ग। इसके अकॉर्डिंग एशिया के रिचेस्ट फैमिलीज के अंदर सबसे टॉप में कौन सी आती है? अंबानी फैमिली, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद कहता है शेरवनॉट फैमिली थाईलैंड, और उसके बाद है हार्टोनो फैमिली इंडोनेशिया का। 1st, 2nd, 3rd रैंक आता है। तो हमें अपना वाला ज़्यादा याद रखना है। कहता है इसके साथ साथ अमंग दी प्रोमिनेंट 6 इंडियन फैमिलीज जो हैं, उन्होंने, मतलब 6 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने टॉप 20 रैंक लिस्ट पे भी काम करा है। उसमें से कौन कौन सी है? अब इसे मिस्ट्री पढ़ते हैं या मिस्त्री पढ़ते हैं, देख लेंगे। जिंदल आ गई, ये वही जिंदल वाले हैं बेटा जिन्होंने अभी हरियाणा में म्यूजियम बनवाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बनवाया था, ठीक है। उसके बाद आता है बिरला, और उसके बाद बजाज, और एक नाम आता है हिंदुजा फैमिली, ठीक है। चलिए, तो इसमें और कुछ नहीं करने वाला, ये सीधे सीधे सेक्शन था, ठीक है। आगे आते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके साथ भी जो जो चीज़ें बनती होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ है। अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको CAPF के बारे में बताया हुआ है। मैंने आपको कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके 7 विंग्स हैं, याद करो। NSG, फिर उसके अलावा CRPF, CISF आता है आपके पास,
पास, असम राइफल, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है पहले भी, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ है और पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है दीपक कुमार केदिया या केडिया ये इंस्पेक्टर जनरल है किसके बेटा, तो इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स एनएसजी के हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, एनएसजी किसके अंदर आती है, तो एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, ब्लैक कैट्स, अगर आपको याद होगा। और ये बॉडी किसके अंदर काम करती है, सीएपीएफ के अंदर काम करती है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हें अवार्ड मिला है बेटा, कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें, तो इन्हें मिला है सीए इन पब्लिक सर्विस। अब जरा सा गौर करो बेटा, अगर ये एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं तो इन्हें इस तरीके का अवार्ड क्यों दिया गया, तो आपको गौर करना है। अब सीए, तो सीए मतलब हो गया कोई फाइनेंस से रिलेटेड बंदा ना, तो याद रखना है आपने, इन्होंने पुलिसिंग के ऊपर तो काम करा ही करा, पुलिसिंग का मतलब जो इनकी ड्यूटी थी एनएसजी को लेकर उसके ऊपर तो काम करा ही करा, प्लस फाइनेंस के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहता है ही वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड एट द वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट मीट, कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में। और ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था इनको, किसके लिए, 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में इनको दिया गया था, ठीक है। आईसीआई की बात करें तो इसकी थीम थी अकाउंटेबिलिटी मीट्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना था इसके बारे में। अब पढ़ते हैं। कहता है आईसीआई की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट से पास किया गया था, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसके अंदर क्या था, ये जो सीए होते हैं उनको यहाँ पर नवाजा जाता है। कहता है एनएसजी क्या है बच्चे, तो एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है इंडिया की, जिन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनका कंट्रोल कौन करता है, तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कब बना था, तो ये एक्ट आया था 1986 में। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो भृगु श्रीनिवासन अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट हुए थे, और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आप इसके साथ का ऐड कर लेंगे और इसके साथ को याद रखेंगे, ठीक है। तो क्यों मिला इनको अवार्ड, तो आप याद रखेंगे फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्होंने कहाँ पर रोल प्ले करा है, पुलिसिंग के लिए रोल प्ले करा है, ठीक है। आगे अगला कहता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगर आपको याद होगा बच्चे, साहित्य अकेडमी है तो किस फील्ड में जा रहा है बच्चा, लिटरेचर में जा रहा है। तो लिटरेचर की फील्ड में या लिटरेरी फील्ड में आप ऐसा कह सकते हैं ये दूसरा बड़ा अवार्ड है, दूसरा बड़ा अवार्ड है, क्योंकि पहला बड़ा अवार्ड कौन सा आता है, तो पहला आता है जननपीठ, ठीक है। जननपीठ जिसको हम ज्ञानपीठ भी कहते हैं, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। ये कब बने थे, तो आप याद रखेंगे 1954 में साहित्य अकेडमी अवार्ड बना था, ठीक है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस करा है कि लेट चमन अरोरा को क्या किया जाएगा, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के लिए। कौन सी भाषा में बच्चा, डोगरी। और अगर आपने गौर करा होगा तो 22 लैंग्वेजेस कहाँ पर लिखी हुई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अंदर भी लिखी गई हैं। कहता है फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी बुक, क्या नाम है इसका, एक होर अश्वत्थामा, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू द फैमिली मेंबर और नॉमिनी ऑफ द अवार्डी एट द सेरेमनी, और जो कि कब होगी, इंटरनेशनल वुमेंस डे वाले दिन, मतलब अब अगली बार, मतलब अगले महीने जब हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाएंगे उस दिन इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। कहता है विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इंक्लूड, इसमें 8 बुक आती हैं पोइट्री से, 3 नोवेल्स आती हैं, 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं, 3 ऐसे हैं, 3 लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जिसमें क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना की गई होगी, एक प्ले है, एक रिसर्च है। और क्या क्या मिलेगा इनको, तो एक कॉपर का प्लेट मिलेगा, शॉल मिलेगी और कैश प्राइज दिया जाएगा, कितना, 1 लाख रुपए। और मैंने अभी आपको बता दिया कि जब आप किसकी बात करते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं, तो ये 1954 में बना था, याद रखना है। और ये सेकंड लिटरेरी अवार्ड है, आप याद रखें, क्योंकि पहला कौन सा आता है, जननपीठ, जिसको हम ज्ञानपीठ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन आता है आपके पास, कौन सा, रिपोर्ट रैंकिंग और इंडेक्सेस वाला, ठीक है। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं। कहता है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक अपनी रिपोर्ट को क्या करा है, यहाँ पर पेश करा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसके अंदर बोला है इन द लेटेस्ट
एनुअल लिस्ट बनी है कितनी कंट्रीज की, टॉप 10 कंट्रीज की, एंड रीजन ऑफ लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। मतलब आप अपनी बिल्डिंग्स को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि आप कहीं पे भी हार्म नहीं कर रहे हैं। मतलब आप किसको हार्म नहीं कर रहे, आप नेचर को हार्म नहीं कर रहे, इस सेंस में से बोला गया है। इंडिया का रैंक कितना आता है, 3rd स्पॉट याद रखना है आपने यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या आता है बच्चे, यहाँ पे 3rd। अब इसके साथ का देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चाइना ने टॉप करा है, 2nd किसका है, कनाडा का, 3rd रैंक किसका है, हमारा है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इंडिया अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहा है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात कर रहा है 2030 तक, ठीक है। उसके अलावा कहता है बॉटम 5 कंट्रीज कौन सी आती है, मेक्सिको का रैंक है 6th, उसके बाद है 7th 8th, आप इसके साथ चेक कर लेंगे। तो टॉप 10 कंट्रीज थी, हमारा रैंक कितना था, 3rd याद रखना है, ठीक है। आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म की बात करते हैं बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से प्रयोग करना कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका लुत्फ उठा सके, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किस कमीशन के द्वारा दी गई थी, तो इसका नाम आता है ब्रंटलैंड कमीशन। आप ही के पंजाब का पिछले साल का एक पेपर हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन था, तो आप याद रखेंगे ब्रंटलैंड कमीशन इज एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म, ठीक है। अगला कहता है इन्होंने एक अपनी, इस कमीशन ने एक अपनी रिपोर्ट पेश करी थी जिसका नाम था ROUR होगा, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये रिपोर्ट इन्होंने पेश करी थी और ये इन्होंने कब पेश करी थी, 1987 में। और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या टर्म दी थी बच्चे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल्स हैं तो आप याद रखेंगे, इसके अंदर 17 गोल्स हैं, याद रखना है आपने। कितने टारगेट्स हैं, 169, और उनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक हमें अचीव करना है, ठीक है। चलिए तो एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को पेश करा है, और रिपोर्ट किसके लिए है, एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, क्वालिटी हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं इसी को टेरिशरी एजुकेशन भी कहा जाता है, टेरिटरी भी कह सकते हैं, वैसे टेरिशरी एजुकेशन इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो एजुकेशन होती है वो स्कूल में नहीं होती है, वो कहाँ पर होती है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब रिपोर्ट को पढ़ते हैं, रिपोर्ट क्या कह रही है इसके बारे में समझ लेते हैं। कहता है नीति आयोग की इस रिपोर्ट का टाइटल है आपके पास एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। स्टेट पब्लिक मतलब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। कहता है ये पहली ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किससे रिलेट करता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है इसके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या थे। अगर कोई रिपोर्ट पेश होगी बेटा तो उसका कोई इंडिकेटर भी होगा ना, तो पहला इंडिकेटर क्या है उसका, वहाँ पर देखो ज़रा सा लिखा है क्वालिटी, फिर क्या लिखा है फंडिंग और फाइनेंसिंग आ जाएगा, फिर गवर्नेंस आ जाएगा और एम्प्लॉयबिलिटी आ जाएगा। और कितने सालों तक चेक किया जाएगा, लगभग 10 सालों तक। कंसीडरिंग हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात करें मतलब किस राज्य ने ज़्यादा खर्चा करा है, तो बिहार रैंक द हाईएस्ट 1.56% एजुकेशन के ऊपर, फिर जम्मू कश्मीर है और फिर आता है आपके पास मणिपुर। अगर हम बात करें द मीन पर यूथ एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन बढ़ चुका है, जितना पहले कितना था 2174, अब कितना हो चुका है 4921 ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। उसके बाद कहता है एज पर द रिपोर्ट इंडिया में कितनी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 495 है, क्योंकि हर राज्य में तो होंगी एक एक दो दो, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर। कहता है इसके बाद का द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, कर्नाटका, उसके बाद है वेस्ट बंगाल और फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटका में अकेली कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 43, बंगाल और यूपी में कितनी आती हैं 38, ये आप इसके साथ का ऐड करेंगे, ठीक है। अगला कहता है बेटा इसके साथ का आपके पास नीति आयोग के चेयरपर्सन और नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। क्योंकि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2015 में, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ आई ही हैं, तो यूनिवर्सिटी से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब आया था, तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, जो UGC का पेपर भी देते हैं हम। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब आया था, 1956
1956 है, ये आप इसके साथ ऐड यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, 1956 है, आप जोड़ लेंगे, ठीक है। और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हायर एजुकेशन में, आप ऐसा कह सकते हो। कैसे, देखो अब यहाँ पे समझो, एक्चुअली में 1835 में, ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करके इंग्लिश को लाया जाता है। तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ये कहाँ पर आता है आपके पास, तो ये आता है कहाँ पर बेटा, तो आप याद रखेंगे किसके अंदर आता है, ये 1835 में आता है। उसके अलावा 1857 में, ठीक है, जो रिवोल्ट हो जाता है, तो रिवोल्ट के कुछ ही टाइम के बाद अगर हम नोटिस करते हैं तो 3 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, कहाँ कहाँ पर, कैलकटा, याद रखना है आपने, उसके अलावा बॉम्बे, और उसके अलावा कहाँ बनती है, मद्रास में बनती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गौर करते हैं 1916 में मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखना है आपने, मदन मोहन मालवीय, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, तो इन्होंने स्थापना करी थी किसकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। किसकी स्थापना करी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, और बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ मेन थी, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, ठीक है, कौन सा आया बच्चे हमारे पास, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। टोटल कंट्रीज है 180, और उसमें से 180 में से इंडिया का रैंक आपके पास क्या आता है, 96, ये याद करने वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक गौर करोगे तो यहाँ पे स्कोर भी लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे स्कोर। अब स्कोर को समझते हैं क्या बोलता है बच्चे, ठीक है। जब देखो, जब हम स्कोर की बात करते हैं, स्कोर में अगर किसी कंट्री का नाम क्या, मतलब किसी कंट्री का स्कोर क्या आ रहा है आपके पास, 0, मतलब स्केल कैसे चलता है, 0 से लेकर कहाँ चलता है, 100 की तरफ चलता है। तो 0 से कैसे चलता है यहाँ पे, 100 की तरफ। 0 का मतलब हो गया हाईली करप्ट, क्या मतलब हो जाएगा इसका, हाईली करप्ट, याद रखना है। और 100 का मतलब हो गया वेरी क्लीन, बहुत साफ सुथरी कंट्री है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अब जरा सा गौर करो क्या लिखा हुआ है, हमारा स्कोर कितना है, 38 है, मतलब हम बिचौलिए हैं यहाँ पे, मतलब उतने अच्छे भी नहीं है हम, करप्ट तो हम भी है बेटा, ठीक है। पर पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, कहता है यहाँ पर डेटा क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है बर्लिन जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्होंने अपने रिपोर्ट को पेश करा है, और इस इंडेक्स का नाम है 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये बताता है, ये इवैल्यूएट करता है पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन को। पब्लिक जब भी हम बोल रहे हैं तो हम सरकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे 180 कंट्रीज को देखा गया है, जिसमें से हमारा रैंक कितना आता है, 96। अगर हम बात करें पिछले साल हमारा क्या रैंक था, 93rd, याद रखना है आपको। और इंडिया का जो स्कोर है और रैंक है, हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, गाम्बिया और मालदीव्स के साथ शेयर कर रहे हैं। टॉप कंट्रीज कौन सी आती हैं, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे टॉप आती है आपके पास कौन सी, डेनमार्क आती है। क्या, देखो अब रैंक पे गौर करो जरा सा, स्कोर कितना लिया है, पहले देखो वहाँ पे स्कोर कितना लिया उन्होंने, 90, मतलब मैंने आपको बोला ना 100 की तरफ जो कंट्रीज जा रही होंगी वो क्लीन मानी जाएंगी, और जो 0 की तरफ है वो हाईली करप्टेड मानी जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं बेटा, जिसमें पाकिस्तान देख लो एक आप अपने पास, पाकिस्तान देख लेंगे, श्रीलंका देख लो, अफगानिस्तान बांग्लादेश देख लो, इनका भी हमारे से बुरा हाल है, तो मतलब इनका तो 100 पार चला गया है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो रैंक अलग है, स्कोर अलग है, याद रखना। उसके बाद कहता है यहाँ पे साउथ सुडान का रैंक क्या आता है, 180th, क्या स्कोर है, 8। स्कोर समझ में आ रहा है ना, स्कोर का मतलब वो स्केल, और उसके साथ आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, ठीक है। आइए, कहता है एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्स विंग्ड रेडर, रेडर पढ़ सकते हैं या राइडर पढ़ सकते हैं इसको। ये स्पेशल एयरबॉर्न ऑपरेशन हुआ है, किस किस का यहाँ पर, तो ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का हुआ है। इंडियन आर्मी के चीफ कौन आते हैं, तो आप गौर करेंगे कौन आते हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और एयरफोर्स के कौन आते हैं, अमरप्रीत सिंह आते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा किया जा रहा है बेटा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या करना है, बढ़ाना है। तो जब हमारी कोई दो फोर्सेस आपस में एक्सरसाइज करेंगी तो मतलब हमें अपना क्या करना है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि कारगिल वॉर में हमने इस चीज़ को फेस करा था कि हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहाँ पर था, ठीक है। चलिए अगला कहता है तीसरा एडिशन हुआ है किसका, तो आप याद रखेंगे एक्सरसाइज साइक्लोन का। किसके बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट। अब इजिप्ट आ गया तो एक क्वेश्चन निकालो,
इजिप्ट को कहा जाता है सिटी ऑफ डेड, क्या कहा जाता है इसे, सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है, ठीक है। और इजिप्ट जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप गौर करेंगे कौन सी नदी के किनारे है, नाइल रिवर के किनारे है। कहाँ पर हुई है ये, तो महाराजा फील्ड रेंज, कहाँ पर, राजस्थान। मोटो क्या था, टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल। अब ये बेटा क्यों कराई जाती है, अगर कभी हमें कॉमन लड़ना पड़ जाए तो हमें मतलब हमें आता हो एक दूसरे का काम, ठीक है। उसके अलावा एक हमारी इनके साथ कौन सी आती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट एक्सरसाइज वॉरियर, याद रखेंगे। प्रेसिडेंट कौन है इसके, अब्दुल फतेह सीसी, ये क्वेश्चन आ चुका था। उसके बाद कैपिटल क्या आती है, कायरो, और करेंसी क्या आती है, इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कैनाल है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर क्या बताई थी, याद करो, पनामा, वैसे यहाँ पर नाम है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल कहाँ पर आता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे, यहाँ पर स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कहता है, इंडिया ने अब पैरा आर्चरी एशिया कप हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसमें इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं, 12, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किस किस को कितना कितना क्या हुआ है, या आप इसके साथ इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला, मुंबई टेनिस ओपन हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है जील बेलन चेकीमान, स्विट्जरलैंड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, इनको सिंगल टाइटल जीता है इन्होंने, कौन सा वाला, मुंबई ओपन। और ये कहाँ पर हुआ था, तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन 125 इवेंट हुए थे, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। तो ये देख लेंगे इन्होंने किस किस को यहाँ पर हराया और किस किस के साथ यहाँ पर जीता है, ठीक है। या पूरा चार्ट इसके साथ देख लेंगे। अब यहाँ पर आओ, क्या कहता है, कहता है मुंबई ओपन 2025 एक आउटडोर टूर्नामेंट है जो कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इन मुंबई, ठीक है। तो किसको हराया ये आप इसके साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, बैंकिंग और इकोनॉमी का आता है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं और क्या इसके साथ बनती है चीज़ें वो समझ लेते हैं। कहता है आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं बेटा जो छोटे पैमाने पे अगर आप कुछ ओपन करना चाहते हैं या किसी भी स्कीम को ओपन, मतलब अगर आप छोटे पैमाने पे या लोकल लेवल पे आप किसी भी ऑफिस को, स्टार्टअप को ओपन करना चाहते हैं तो ये बॉडीज़ आपकी मदद करती हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है मर्जर हो चुका है किसका, वास्को डी गामा बेस्ड वास्को डी गामा जगह का नाम आएगा गोवा में, ठीक है। कहता है बेस्ड सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद थाने बेस्ड सहकारी बैंक लिमिटेड, तो इनका क्या कर दिया गया, मर्जर। इसके साथ साथ कहता है द मर्जर ऑफ सतारा महाराष्ट्र बेस्ड पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव और पिंपरी चिचीवाड़ सहकारी बैंक, इन सब का मर्जर कर दिया गया है, ठीक है। तो मर्जर आप इसके साथ पढ़ लेंगे, कितने मर्जर हो चुके हैं और कितने मर्जर नहीं हुए हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे करंट अफेयर है, इसमें और कोई घुमाने वाली बात है नहीं। अब देखो इसके साथ का क्या पढ़ना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी 4 टीयर्स में की जाती है, ठीक है। और क्या देखा जाता है, टीयर 1 के अंदर अगर आपका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा है तो वो टीयर 1 के अंदर आती है कोऑपरेटिव्स। सेकेंड आता है 100 करोड़ से कम, 100 करोड़ से ज़्यादा, और किससे कम, थोड़ा सा 1 करोड़ से कम। उसके अलावा ये क्राइटेरिया आप चेक कर लेंगे इसके साथ का, इतना डिटेल में इसमें घुसने की जरूरत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि पहली बार अब ऐसा होने जा रहा है कि आप ऐसा कह सकते हैं, जो संजय मल्होत्रा अपॉइंट हुए थे अभी अभी, क्या अपॉइंट हुए थे हमारे पास, ये आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने अभी अभी मतलब आते ही छक्का मार दिया, आप ऐसा समझो, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। कहता है बच्चे यहाँ पर, दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग चेयर्ड बाय संजय मल्होत्रा आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज एज आरबीआई गवर्नर, और इनकी पहली इन्होंने मीटिंग में ही छक्का मार दिया, ठीक है। हमारे पास मतलब एक खुशखबरी दे दी, ऐसा कह सकते हो। अब पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोलता है, ठीक है। आप सबको बताएं बच्चे कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसका गठन कब किया गया था, 2016 में। ये एक्चुअली में एक एमओयू था, एमओयू का मतलब हो गया 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको लॉन्च किया गया था। वो 2 कौन कौन थे, तो एक आपको याद रखना है आरबीआई प्लस कौन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसी में आरबीआई से 3 लोग आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कितने आते हैं? 3। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर एक्चुअली में कितने लोग होते हैं बच्चा? तो आप याद रखेंगे 6 लोग होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये साल में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मतलब आरबीआई की जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी साल में 6 बार रिव्यू करती है। मतलब हर 6 महीने में ये क्या करती रहती है? रिव्यू करती रहती है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। मतलब साल में क्या करती है? 6 बार रिव्यू करती है। आप ऐसे समझेंगे, मतलब दो महीने के अंदर। कहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिर मिली और अब इसने कौन सी वाली मीटिंग थी इसकी? ये 53rd, और इस बारी इसने कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया है। सबसे बड़ी बात, रेपो रेट को कम करना। जब भी हम रेपो रेट की बात करते हैं बेटा, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। तो मतलब आरबीआई बड़ी बॉडी, और आरबीआई से कौन पैसा लेता है यहाँ पर उधार? तो आप याद रखेंगे बैंक उधार पैसा लेता है, ठीक है। तो आरबीआई, ये बता, रेपो रेट वो रेट होता है बच्चे जिसमें बैंक आरबीआई से क्या करता है? पैसे को उधार लेता है, ठीक है। पहले अगर आप बात करें तो ये कितना परसेंट होता था? 6.5%, जिसे अभी घटाकर कितना कर दिया गया है? 6.25%, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फायदा, क्या नुकसान बच्चा? इसका मतलब इससे क्या फायदा होगा कि बैंकों को पैसा सस्ते में मिलेगा, तो बैंक हमें भी क्या देंगे? यहाँ पे लोन बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हैरानी की बात है, 5 सालों से ये चेंज नहीं हुआ था और अब ये जाकर क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो बड़ी हैरानी की बात है बेटा, क्योंकि लगातार 5-6 साल ये क्या चलता रहा? मतलब एक ही जैसा चलता रहा, और अब इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जानने वाली बात हो गई। अगला कहता है कॉन्सिक्वेंटली लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा 1 मिनट और है ना, 1 मिनट और, एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर आपको पता होगा बच्चे, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जिसका क्या एम होता है कि बैंकों के अंदर कैश इनफ्लो हो सके। तो आपको याद होगा, हम पिछले करंट अफेयर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि बैंकों के अंदर जो कैश की कमी हुई थी, तो आरबीआई ने कुछ पैसा क्या करा था? इंजेक्ट करवाया था। बताया था आपको, ये वही वाली टर्म आ गई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगली टर्म आती है आपके पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रेट ही होता है बच्चे। ये ऐसा, अब ये रेट क्या काम करता है समझते हैं। मतलब ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें बैंक अपनी, अब सुनो जरा सा, ठीक है। देखो बैंक क्या करता है, बैंक के पास मान लो कोई भी बैंक है, मान लो एसबीआई है, पीएनबी है, अगर इसके पास सरप्लस अमाउंट आ जाए, गौर करना क्या आ जाए इसके पास? सरप्लस अमाउंट आ जाए, तो ये उस सरप्लस अमाउंट को क्या करता है? आरबीआई के पास रखवाता है, और आरबीआई बदले में इसमें क्या देता है? इंटरेस्ट रेट देता है। तो क्या कहता है? कहता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को एडजस्ट किया जाएगा। कितना परसेंट? 6%, क्योंकि अभी सब ठीक हो जाएगा ना। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट क्या होता है? तो ये वो रेट होता है जिस पे बैंक आरबीआई से उधार ले रहा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कहता है आरबीआई ने प्रोजेक्ट करा है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 के लिए, वो कितना रहेगा? यहाँ पर 6.7, उसके बाद 7 हो जाएगा, और उसके बाद Q3 और 4 में 6.5 तक पहुंचेगा, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन कितना बताया है? 4.2, ये आप इसके साथ चेक करेंगे। उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बैंक.in fin.in इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा AFA को लॉन्च किया गया है, किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। उसके अलावा आरबीआई ने अलाउ करा है कि जो नॉन बैंकर ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पर इन सब नॉर्म्स को यहाँ पर पूरा करेंगे। उसके बाद आरबीआई डिफर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलसीआर। एलसीआर मतलब यही वाला आपके पास जो एलसीआर एक अलग टर्म होती है, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स टू 2026, ठीक है। तो बाकी डेटा तो इतना ये काम का नहीं है, पर वो जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा काम का है, ठीक है। चलिए अगला आता है, आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर? फेडरल बैंक के ऊपर और करूर व्यास बैंक के ऊपर, ठीक है। आप सबको पता है जब आरबीआई के साथ आप क्या करते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स को जब आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आरबीआई इस प्रकार के चार्जेस लगाती रहती है, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला सेक्शन कौन सा आता है? बुक्स, और बुक्स के बारे में समझ लेते हैं। कहते हैं बुक आई है बच्चे जिसका नाम क्या है? IM। ये बुक किसके साथ है? तो ये बुक एक्चुअली में सनातन धर्म
स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा यहाँ पर डिनोट करती है, ठीक है। और ये बुक किसके साथ आई है, तो जगदीप धनकर ने इसको लॉन्च करा है। और इसे कंपाइल किसने करा है, तो आप याद रखेंगे गोपी चंद बी हिंदुजा ने। और अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो जो रिचेस्ट फैमिलीज आई थी उसमें से एक फैमिली कौन सी थी, हिंदुजा, आप जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद का अगली बुक आती है बच्चे। एक्चुअली में एक आप ऐसा कह सकते हैं एक ब्रिगेडियर थे सॉरी, जिनका नाम था लखविंदर सिंह, जिनकी एयर क्रैश में क्या हो गई थी, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में 2021 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी पत्नी ने इनके ऊपर किताब लिखी है और किताब का नाम है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ द टोनी लीडर, ऑथर्ड बाय गीतिका लीडर। ये आप याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने फैमिली और देश को किस तरीके से आगे रखा है, ठीक है। तो इसके साथ आ जाएगा ये वाला भी। अगली आती है बच्चे आपके पास, अगला सेक्शन आता है डेज, और डेज को पढ़कर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला आता है बच्चे आपके पास कौन सा वाला डे, यहाँ पर पल्सेस डे। और पल्सेस डे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम पल्सेस बोल रहे हैं मतलब दालों का दिवस आ गया। दालें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया एक ऐसा सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन है ये हमारे पास, न्यूट्रिशन के लिए है, एनवायरमेंटल कंजर्व किया जा सकता है, मतलब इन्वायरमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन या कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है ये कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या दालों की इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों के लिए, ग्रोथ इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। थीम क्या थी इसकी, पल्सेस ब्रिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ये इसकी थीम आ गई। स्लोगन क्या है, लव पल्सेस फॉर अ हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च कराया था, तो इसके हेडक्वार्टर है रोम इटली, और स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कौन सा आता है बच्चे, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा दालें जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो कहाँ की जाती हैं, मध्य प्रदेश। उसके अलावा राजस्थान याद रखना है, उसके अलावा महाराष्ट्र, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिया की जब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया 28% क्या करता है, दालें प्रोड्यूस करता है, या दालों का इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है किस मामले में, दालों के मामले में। हमारे बाद सेकंड आता है कौन सी कंट्री, तो कनाडा याद रखेंगे। और तीसरी टॉप 3 याद रखनी है, चाइना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया कितना प्रोडक्शन कर देता है, तो आप याद रखेंगे 28%, ठीक है। उसके अलावा भारत सरकार के भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें हम पल्सेस को बचाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है बच्चे एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन डिसऑर्डर मतलब आप इसे मिर्गी कह सकते हैं, ठीक है, मिर्गी आप इसे कह सकते हैं। अगर हम इंडिया लेवल पे देखें तो हम नेशनल लेप्रेसी डे कब मनाते हैं, 17 नवंबर को मनाते हैं। तो क्या बोला गया है, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी है ताकि इसके सिम्टम, इसको डायग्नोस किया जा सके और इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सके, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे अगला आता है आपके पास डी वार्मिंग डे। अब ये एक्चुअली बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बच्चे मिट्टी खा लेते हैं कई बार, या जो कीड़े पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं उसके साथ ही एसोसिएटेड आता है। कहता है एनडीडी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनुअल अक्रॉस 10 स्टेट्स। अब ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 10 फरवरी को और एक मनाया जाता है 10 अगस्त को। इसको मनाया जाता है ताकि बच्चों को, एक टैबलेट होती है बच्चे जिससे क्या किया जा सके, कीड़ों को मारा जा सके और बच्चों को ठीक वहाँ पर किया जा सके, ठीक है। तो आप इसके साथ देख लेंगे। अगला आता है इसके बाद का आपके पास यूनानी दिवस। यूनानी दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, हकीम अजमल खान, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर आप इन्हें कह सकते हैं। और इनका पूरा नाम है मोहम्मद अजमल खान, आप याद रखेंगे। और इनको क्या कहा जाता है, इनको पायनियर या पर ऐसा कह लो दिग्गज कहा जाता है, किस फील्ड में, यूनानी मेडिसिन की फील्ड में। थीम क्या थी इसकी, तो इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये डे कौन सेलिब्रेट कराता है, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है सेफर इंटरनेट डे। ये कब मनाया जाता है बच्चे, 11 फरवरी को। तो सेफर इंटरनेट बोल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है बेटा, किसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि इंटरनेट के साथ आप कैसे ठीक यहाँ पर रह सकते हैं, मतलब उसकी अवेयरनेस फैलानी है बच्चों में ज़्यादा करके, क्योंकि फिर आपको पता ही है पैसे उड़ जा रहे हैं और लोग स्कैम
कितना चल रहा है उससे यहाँ पर बच्चों को बचाना है, ठीक है। अगला आता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। जब हम प्रोडक्टिविटी डे की बात करते हैं बेटा, तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये स्टार्टअप, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इन सबको क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और कहता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये काउंसिल की क्योंकि इस दिन एनपीसी को बनाया गया था 12 फरवरी को, इसीलिए इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम आप इसके साथ देख लेंगे। अगला सेक्शन आता है आपके पास वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है बच्चा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें रेडियो से ही आप क्या कर सकते हैं। देखो पहले तो रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, इन दिनों तो खैर रेडियो थोड़ा सा कम रोल प्ले करता है, नहीं लोग सुनना पसंद करते हैं, पर पहले माना जाता था कि अगर आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको क्या सुनना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके साथ का पढ़ लेंगे। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम रेडियो की बात करते हैं इंडिया में बेटा, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला रेडियो स्टेशन खुला था वो कहाँ पर खुला था, बॉम्बे में। और कब खुला था बच्चे, तो 1927 में खोला गया था, जिसका नाम अगर हम गौर करें तो जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। क्या नाम था बच्चे इसका, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1927 में इसकी स्थापना होती है, और 1927 के बाद जब फिर उसके बाद इसे कौन टेक ओवर कर लेता है, फिर इसे मतलब 1957 में तो चलो ये भारत सरकार के पास ही आ गया, फिर इसका नाम आकाशवाणी वगैरह वगैरह रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे आता है आपके पास नेशनल वुमेंस डे। कब मनाते हैं हम, 13 फरवरी को। क्यों, क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का क्या आता है बच्चे, बर्थ एनिवर्सरी आती है उनकी। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोइट्री बहुत ज़बरदस्त करती थी, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गांधी के साथ भी, क्योंकि गांधी जी के साथ इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सब में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा था। ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन बनती हैं, ये पहली भारतीय वुमेन बनती हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी। और कब इन्होंने हेड करा था सेशन, 1925, और वो सेशन कहाँ पर हो रहा था बच्चे, कानपुर में हो रहा था, आपने याद रखना है। उसके बाद आज़ाद भारत की जो उत्तर प्रदेश था, आज़ाद भारत का जो उत्तर प्रदेश था, उसकी पहली फीमेल गवर्नर भी कौन बनती हैं, तो आप याद रखेंगे सरोजिनी नायडू ही बनती हैं, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो आपको याद रखना है इनकी बहुत अच्छा लिटरेरी वर्क है, जिसमें से एक आता है द ब्रोकन विंग, ये लिख लेंगे आप इसके साथ का। इनकी पोइट्री बहुत मतलब लिटरेचर में बहुत अच्छी थी ये। तो एक आता है ब्रोकन विंग, जिसे लिखा गया था 1917 में। फिर एक आता है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, याद रखना है आपने, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये भी इन्होंने कब लिखा था, तो आप याद रखेंगे ये लिखा था इन्होंने 1905 में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा एक आता है द बर्ड ऑफ टाइम, ये देख लेंगे आप इसके साथ का, ये इनकी पोइट्री में लिख लेंगे आप सारे नाम, ठीक है। द बर्ड ऑफ टाइम, ये आई थी 1912 में, ठीक है। तो ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। और उसके अलावा जो वर्ल्ड कह सकते हो या इंटरनेशनल वुमेंस डे है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा, वो कब मनाया जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाएगा, अभी 2025 में, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।